हर एक भारतीय नागरिक आपकी और मेरी तरह सोचता है कि हमारे को तो भाई सस्ती से सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, और उसी के साथ साथ एनर्जी सेक्टर में काम करने वाला हर एक स्टार्टअप सोचता है आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। मगर आज मैं आपको बताऊंगा असली सच्चाई। देखो, इंडिया का जो ये सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी का स्टार्टअप का सेक्टर है, या फिर ये पूरा का पूरा जो इंडस्ट्री है, ये एक मूवी की तरह है। इसके अंदर क्लाइमेक्स भी है, थ्रिल भी है, ट्विस्ट भी है, रोमांस नहीं है, बस बाकी सब चीजें हैं। और इसी के साथ साथ इसके अपने कुछ विलन्स भी हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ इतने सारे शॉकिंग ट्रुथ बताने वाला हूं। अगर ईयरफोन नहीं है तो ईयरफोन लगा लो, बहुत मजा आने वाला है आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहला पार्ट आता है एक डर्टी गेम, जिसके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता, बट हम करना चाहते हैं क्योंकि हम उस चीज में इन्वॉल्व नहीं है, हम तो बात कर सकते हैं। तो देखो, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है सोलर का। तो होता क्या है कि पहले उसको ग्लास रखा जाता है, उसके ऊपर सोलर सेल्स रखे जाते हैं, बस बार्स लगाई जाती है, फिर ऊपर से एक और ग्लास रखा जाता है। अब इस प्रोसेस को, ग्लास को गर्म करने से, पेस्टिंग करने से पहले इन दोनों ग्लासेस की उसको एक फोटो खींची जाती है, जिसमें पता लगता है कि ग्लास के अंदर लगा हुआ सेल टूटा तो नहीं है। अगर सेल टूट जाता है तो पेस्टिंग से पहले उसे रिप्लेस कर दिया जाता है। फिर उसके बाद उसे हीटिंग पे, या फिर आप बोल सकते हो पेस्टिंग पे भेजा जाता है। और अगर उसके बाद में सेल टूट गया तो उस सेल को रिपेयर करने का मैन्युफैक्चरर्स पे कोई तरीका नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल, अगर 100 पैनल बन रहे हैं तो हो सकता है उसमें से एक आध पैनल इस तरीके का भी निकल आए। तो जो फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरर होता है, जो पैनल सही निकल गए उनको बोलता है ए ग्रेड। उन पे 25 साल की पूरी वारंटी, हर चीज मिलती है। बट जो पैनल में अगर सेल टूट गया तो वो निकल जाता है बी ग्रेड में। अब ये ए ग्रेड बी ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में होता ही है, बट ये सोलर में किस तरीके से प्रॉब्लमैटिक होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, होता क्या है कि मैन्युफैक्चरर्स को एक्चुअली अपने बी ग्रेड के पैनल सेल्फ कंज्यूम कर लेने चाहिए। मतलब कुछ नहीं, आप अपनी फैक्ट्री के ऊपर लगा दो, ठीक है, बिकॉज आप मैन्युफैक्चरर हो। बट बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, बी ग्रेड पैनल्स को मार्केट में फ्लोट कर देते हैं आधे रेट पर। अब इसका सबसे बड़ा फायदा कौन उठाता है? एक लोकल ईपीसी, जिसको पता है मेरे को बस पैसे कमाने हैं, मैंने मार्केट में नहीं रहना। तो वो क्या करता है, वो बी ग्रेड पैनल लेता है एक अच्छे ब्रांड के या फिर किसी के भी, और वो इंस्टॉलर के यहाँ पे, जिसके यहाँ पे भी प्रोजेक्ट लगाना होता है, उसके यहाँ पे लगा देता है। तो ईपीसी इसमें मोटा मार्जिन कमा लेता है, मैन्युफैक्चरर ऑटोमेटिकली अपना बी ग्रेड पैनल भी मार्केट में फ्लोट कर पाता है। बट कस्टमर ये चीज नहीं समझ पाता। कस्टमर स्टार्टिंग में तो चीपर वाले के साथ चला जाता है, ये मेरे को सस्ता दे रहा है, मैं इसके साथ जाऊंगा। बट जब 2 साल बाद उस पैनल में दिक्कतें आने लगती हैं, प्रोडक्शन कम हो जाता है, हीट स्पॉट्स आने लगते हैं, फिर उसको रियलाइज होता है यार सोलर ही बेकार है। पता है, मैंने बोला था सोलर ही बेकार है, नहीं बनाता बिजली। ट्रस्ट में ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं। अब स्टार्टअप्स के फेल होने का दूसरा रीजन आता है, और ये मैं एक्चुअल में मैं ओवरऑल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। हर तरीके के स्टार्टअप को मैं इसमें ला रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज में भी फॉल्ट की बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर की में भी बात कर रहा हूँ, ईपीसी की में भी बात कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ पे हमारी इस इंडस्ट्री में फॉल्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, और एज अ कस्टमर आपके लिए अवेयरनेस कितनी ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज पे आते हैं। देखो, यहाँ पे डीसीआर का एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, जिसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस में बोला है। जिन लोगों को नहीं पता, शॉर्ट में समझाता हूँ। गवर्नमेंट ने 2 पैनल्स की कैटेगरी बनाई है। एक है डीसीआर, जो कि सेल से लेके पैनल सब इंडिया में बना है। एक है नॉन डीसीआर, जिसका सेल अगर इंपोर्टेड है और बेशक से आपने पैनल इंडिया में बनाया, वो नॉन डीसीआर में चला जाएगा। अगर आपको सब्सिडी चाहिए, आपको डीसीआर इस्तेमाल करना है, जिसका सेल और पैनल दोनों इंडिया में बना है। गवर्नमेंट ने लॉन्च करा डीसीआर वेरिफिकेशन पोर्टल। उससे पहले बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स चाइना से सेल मंगाते थे, उसको यहाँ पे बनाते थे और उसको डीसीआर कह के बेचते थे, और फिर महंगे प्राइस पे, और फिर लोगों को उस पर सब्सिडी मिलती थी। और केवल इतना ही नहीं, यूएस तक ने हमारी स्टोरी को पकड़ा है, क्योंकि इंडिया से वही पैनल्स को यूएस से भी एक्सपोर्ट करा गया। और यूएसए के हिसाब से इंडियन पैनल्स वर स्टॉप्ड बिकॉज दे सस्पेक्टेड लिंक्स विद चाइनीज फोर्स लेबर सप्लाई चेन्स। तो मोटी मोटी बात कहने की ये कि इनके जो लगे हुए सेल्स हैं, जो पैनल इंडिया से आ रहे हैं हमारे पास, यूएस से कहता है हमें पूरा शक है कि इनके अंदर जो सेल लगे हैं वो चाइना में ही बने हुए हैं। और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण देखने को मिलता है कि जब गवर्नमेंट ने डीसीआर वेरिफिकेशन पोर्टल को लाए, उस समय पे डीसीआर पैनल्स एकदम से मार्केट से गायब हो गए, बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई, जो कि पहले बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल थे। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही थी ना। तो यार यहाँ पे एक चीज देखो, हिपोक्रेसी देखो। आत्मनिर्भर भारत का लोगो लगाते हैं, बट आत्मनिर्भर तो भारत हो गया, मगर दिल अभी भी चाइना का धड़क रहा है। ये चीजें ना कुछ समझ में नहीं आती। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों तीसरी चीज की तरफ। एक चीज समझो, वीडियो का टाइटल है व्हाई इंडियन स्टार्टअप्स फेल, और मेरा काम है आपको क्रक्स में बताना कि इंडिया के अंदर एनर्जी सेक्टर के स्टार्टअप्स क्यों फेल हुए। तीसरा पॉइंट बहुत जरूरी है, ध्यान से समझना।
इंडिया के अंदर एक चीज देखो, कॉपी पेस्ट पॉलिसी चलती है। अगर आप एज अ मैन्युफैक्चरर 500 वॉट का पैनल बना रहे हो, दूसरा बंदा 550 का बनाएगा और तीसरा 590 का बनाएगा, फिर चौथे वाला 700 का ले आएगा। इंडिया में केवल यही चीज चल रही है। इनोवेशन के नाम पे पैनल के साइज बढ़ाने के अलावा कोई इनोवेशन नहीं है। बट इन कंपैरिजन अगर हम यही चीज चाइना में देखते हैं तो चाइना का एक लेटेस्ट पैनल आया है, वो पैनल एक्चुअल में शैडो में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये केवल एक इनोवेशन है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो देखो, जो चाइनीज पैनल की मैं बात कर रहा था, चाइना हैज अ न्यू हाफ कट मल्टी बस बार शेड टॉलरेंट डिजाइन पैनल्स दैट स्टिल जनरेट्स मोर पावर इवन इफ 40% पैनल इज इन द शैडो। यहां पे होता है इनोवेशन दोस्तों। तो हमारे पैनल के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि एक पैनल है, अगर उसके एक सेल पर भी शैडो आ गई तो पूरे पैनल का आउटपुट कम हो जाता है। बट चाइना ने मल्टी बस बार डिजाइन के साथ में एक डिजाइन अचीव करा है जिसमें कि आप 40% पैनल को भी कवर कर दो तो भी पैनल अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ज्यादा कम नहीं होने देता। तो इंडिया में इस तरीके की इनोवेशन की कमी है। अब देखो, होना ये लाजमी भी है, उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताता हूं। इंडिया स्पेंड्स 0.7% ऑफ द जीडीपी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और वहीं पे चाइना करता है 2.4 और यूएसए करता है 3.4। उनकी जीडीपी ऑलरेडी इंडिया से बहुत ज्यादा बड़ी है और उसका 2.4 और 3.4 और इंडिया की जीडीपी जो कि ऑलरेडी कम है उसका भी 0.7% R&D पे खर्च करना। तो इनोवेशन अपने आप में हो पाना दिक्कतें देता है। अब आता है इस वीडियो का पार्ट 2 जिसमें मैं ईपीसी और मैन्युफैक्चरर से हटके कंज्यूमर की साइड पे आ जाता हूं। अगर आप एक कंज्यूमर हो तो अब मैं आपको आपकी भी गलतियां बताने वाला हूं। एक चीज को समझो, एज अ कंज्यूमर, इंडियन कंज्यूमर, हम हमेशा से प्राइस सेंसिटिव रहे हैं। हमें अगर एक चीज ऑर्डर करनी है तो हम उस चीज का प्राइस 10 वेबसाइट्स पे चेक करेंगे। खाना ऑर्डर करना है तो सेम खाने का प्राइस स्विगी और जोमेटो दोनों पे कंपेयर करके ऑर्डर करेंगे। तो इसी तरीके की मेंटालिटी जब हमारी सोलर में हो जाती है तो हम अपने 3 किलोवाट के सिस्टम के चीपर अल्टरनेट्स ढूंढने लगते हैं। मेरे पास भी मल्टीपल कस्टमर्स की रिक्वेस्ट आती है, 5 किलोवाट के सिस्टम के मल्टीपल प्राइसेस उन्हें मिलते हैं। कोई 1.10 बोलेगा, कोई 2.10 बोलेगा, कोई 3.10 बोलेगा, कोई 4.10 बोलेगा, कोई स्पेसिफिक प्राइसिंग नहीं होती है। मगर यहाँ पे एज अ कंज्यूमर मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक स्टैंडर्ड अप्रोच लो। एक ईपीसी प्रोवाइडर कितने साल से काम कर रहा है, उसके प्रोजेक्ट, उसके कस्टमर रिस्पॉन्स, इन सब चीजों पे ध्यान दो। केवल प्राइसिंग फैक्टर के बेसिस पे अपने 25 साल की इन्वेस्टमेंट मत लगाओ, क्योंकि आप एक चीज समझो कि अगर एक ईपीसी आपसे कम कमाएगा तो वो लो प्रॉफिट्स पे काम करेगा और लो प्रॉफिट्स पे बिजनेस सस्टेन नहीं होता है। अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। हमने सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स, ईपीसी की गलती बताई, कंज्यूमर की गलती बताई। अब मैं आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज को हाईलाइट करूंगा और वहां पे क्या क्या लूप होल्स हैं और गलतियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर एक गवर्नमेंट की नजर से देखा जाए तो गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम लाती है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसमें कि मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिवाइज किया जाता है अगर वो सोलर पैनल्स बनाते हैं। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट चाइनीज सोलर सेल इंपोर्ट्स पर हाई टैरिफ्स लगाती है ताकि इंडियन कंज्यूमर को, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा कंपटीशन का सामना ना करना पड़े। उसी के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाती है, ये टैरिफ से हट के लगाती है। ये अगले पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा। तो इतना ज्यादा हम चाइनीज सेल के प्राइस को इंडिया में आने तक इन्फ्लेट कर देते हैं ताकि हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स रिलैक्स कर सके और इंडिया में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट उतना ज्यादा ना क्रिएट हो पाए और इंडिया का मैन्युफैक्चरर भी सस्टेन कर सके। मगर यहाँ पे समझने वाली बात यह है, इतने सारे रिलीफ के बाद भी इंडिया में बना हुआ डीसीआर पैनल आज भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और चाइना से आने वाला सेल इतने सारे टैरिफ्स के बाद भी बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। और इसमें कमाल की बात एक देखो कि जब हम सब्सिडी के लिए डीसीआर मॉड्यूल्स लगाते हैं तो एक 5 किलोवाट के सिस्टम तक तो हमारे को सब्सिडी का बेनिफिट लगता है कि आ रहा है, कि जितना दिया उतना सब्सिडी में आया। बट एक 5 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर डीसीआर पैनल्स की कॉस्टिंग इतनी एक्सपेंसिव हो जाती है कि आपका सब्सिडी का अमाउंट ही कम हो जाता है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज में ही ये अलग पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, द ग्रेट टैक्स इल्यूजन। आप सबको पता होगा अभी नए जीएसटी रिफॉर्म्स आए थे, 12 से 5% हो गया सोलर पर टैक्स। हम सब ने बहुत खुशी मनाई कि भाई 7% टैक्स बच गया। मगर अब यहाँ पे देखो, जिस दिन ये टैक्स एजम्पशंस मिले हैं, नए टैक्स के रूल्स आए हैं जीएसटी के, उसी हफ्ते में गवर्नमेंट एक और चीज भी अनाउंस कर देती है। और इनफैक्ट गवर्नमेंट का, जिसको हम बोलते हैं DGCRA, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट रेगुलेशन कमिटी, इस तरीके से वो अनाउंस करता है कि हम सोलर सेल्स पर 30% एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हैं। पहले प्रपोज था बट अब लग चुकी है, ठीक है। तो
जो भी सेल चाइना से आएगा उस पर 30% हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हैं। तो हमारे को जीएसटी का रिलीफ कितने का मिला? 7% का। और दूसरी साइड एंटी डंपिंग ड्यूटी कितनी बढ़ा दी? 30%। तो टेक्निकली आप देखो कि आपको 22-23% टैक्स एक्स्ट्रा ही देना पड़ रहा है। बट अब कंज्यूमर को कैसे पता लगेगा? क्योंकि कंज्यूमर तो इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं दे रहा है। तो अब इसको इस तरीके से समझो कि पहले आप 45 रुपीज के सेल पे 12% टैक्स दे रहे थे। टैक्स अमाउंट बनता है 5 रुपए 4 पैसे। अब आप 100 रुपए के सेल पर 5% टैक्स दे रहे हो। वो 100 रुपए का सेल क्यों हुआ? क्योंकि 30% एंटी डंपिंग ड्यूटी ऐड हो गई। तो अब आपका 5% जीएसटी कितना बना? वो बना 5 रुपए। तो इवेंचुअली कस्टमर तो उतना ही पे कर रहा है एट द एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पे तो वही वाली बात हो गई कि समोसे का रेट हमने कम कर दिया, समोसे पे हमने टैक्स कम कर दिया, बट समोसे का रेट हमने डबल कर दिया। तो टेक्निकली ये फ्रेमवर्क समझ में नहीं आता। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट में मैं कमियां बताऊंगा आपको डिस्कॉम्स की। डिस्कॉम मतलब बिजली विभाग, जो आपके यहाँ पे बिजली का कनेक्शन देता है। सबसे पहली कमी इनकी क्या है कि इनकी साइड से प्रॉपर ऑडिट्स नहीं होते हैं। प्रॉपर ऑडिट से मेरा मतलब क्या है कि आप रूफटॉप इंस्टॉलेशन करते हो, नेट मीटरिंग लगाते हो, नेट मीटरिंग के टाइम पे भी प्रॉपर ऑडिट्स नहीं किए जाते। केबल साइजिंग क्या है, प्रॉपर इन्वर्टर वायरिंग हुई है कि नहीं हुई है, अर्थिंग हुई है कि नहीं हुई है। तो ईपीसी के काम को वेरीफाई करने की जिम्मेदारी बनती है डिस्कॉम की, और डिस्कॉम ये जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाता। इसी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी देखे जाते हैं। इसी वजह से बी ग्रेड पैनल्स भी इंस्टॉल हो जाते हैं। इसी वजह से कॉपर केबल बोल के कॉन्डुइट के अंदर एल्यूमिनियम की केबल्स भी डाल दी जाती हैं। तो ये सब लैप्स होता है डिस्कॉम की वजह से। और एक और रीजन है कि आज की डेट में कोई भी ईपीसी बन सकता है। मतलब ईपीसी से मेरा मतलब है जो कंपनी आपके रूफटॉप पर सोलर लगाती है। तो डिस्कॉम की यहाँ पे कोई गाइडलाइंस नहीं है। आप फॉर एग्जाम्पल आप सर्दियों के सीजन में, गर्मियों के सीजन में आप एसी ठीक करते हो, सर्दियों में आप ईपीसी बन जाते हो। आपका कोई और बिजनेस है, आप उसके साथ में 2 लड़के रख के ईपीसी प्रोवाइडर भी बन जाते हो। तो यहाँ पे डिस्कॉम को गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए कि ईपीसी कौन बन सकता है। तो इस गलत ईपीसी की वजह से होता क्या है कि वो ईपीसी तो फॉर द टाइम बिंग ही ईपीसी था, अब वो एसी का काम कर रहा है, मगर उसने आपके 2 लाख की इन्वेस्टमेंट को एक स्कूल साइंस प्रोजेक्ट की तरह आपके रूफटॉप पे लगा दिया। अब कोई मेंटेनेंस और कुछ भी नहीं है। The brutal truth is the Indian energy startup fail because the entire industry is built on shortcuts. Manufacturers cheat, EPC cheat, customer chase lower pricing, and then the policies made by the government look only good on paper. And then the real innovation suffocates. बट यहाँ पे आती है एक ट्विस्ट की बात कि इंडियन एनर्जी स्टार्टअप्स में जो ये प्रॉब्लम्स के बावजूद भी लॉन्ग टर्म तक जेन्युइनली अच्छा काम करता रहेगा, वही आने वाले डेकेड में हमारे को एक एनर्जी यूनिकॉर्न के रूप में दिखाई देगा। हम इस चीज पर एक अलग से भी वीडियो बना सकते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक ऑनेस्ट इंडियन स्टार्टअप इस मार्केट और इस पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकता है। अगर आप लोग चाहते हो कि हम इस चीज पर एक वीडियो बनाएं, तो हमने एक हैशटैग बनाया था क्लीन एनर्जी क्लीन इंडस्ट्री का। आप इस वीडियो के कमेंट्स में जाके वो चीज लिख सकते हो, क्लीन एनर्जी क्लीन इंडस्ट्री, और हम इस चीज पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। रिसर्च पेपर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, हमने खूब रिसर्च करी है इस चीज पर, तो ये वीडियो हम आपके लिए जल्दी से ले आएंगे। अगर आप देखना चाहते हो ल्यूमेन सिटी से जुड़ी हुई और भी वीडियो, तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप अभी के अभी क्लिक करके देख सकते हो।